हेलो प्यारे बच्चों। अभी आप सब बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान भी हैं। आपके घरों में भी ये चर्चा हो रही है कि ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड टीकाकरण किया जा रहा है, आखिर उसमें कब कब क्या कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमारी बारी कब आएगी, क्या ये टीका सही है या नहीं है, कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, आज आपके इसी क्वेरी को, इसी समस्या का निवारण करने के लिए कुछ प्रश्नोत्तर हैं, जो जनरल प्रश्न, साधारण प्रश्न हैं, जो सबके दिमाग में है। उन्हें क्लियर करना, उन्हें सुलझाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसे डरे नहीं। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोविड टीकाकरण पर कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो बच्चों ने सवाल पूछे या हम सब बड़ों के मन में भी हैं। कोविड 19 टीके की कितनी डोज होंगी और इससे कितने अंतराल में लेना पड़ेगा? तो बेटा, हर व्यक्ति को टीके की 2 डोज लगेंगी जो 28 दिन के अंतराल पे दी जाएगी। टीका लेने के बाद एंटीबॉडी कम कब तक बन जाती है हमारी बॉडी में, जो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना चाहते हैं, जो हमारे बॉडी, हमारे शरीर के सैनिक हैं, वो एंटीबॉडीज़ कब तक बन जाती हैं इस टीकाकरण के बाद? तो बेटा, जैसे पहले कभी टीके लगते थे, आपको पता है, चेचक के, टाइफाइड जो टीके लगते थे, वो क्या है, इनएक्टिव। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का मतलब है वही कीटाणु के कुछ ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में उसको हमारी बॉडी भेजा जा रहा है, हमारे शरीर में डाला जा रहा है, उसके कुछ ऐसे, ताकि हमारी जो शरीर में उसको, उसके विरोध में, वो उस रोग के प्रतिरोध में जो क्षमता है वो विकसित हो जाए, ताकि जब कभी इन फ्यूचर, भविष्य में वो कीटाणु हमारे आसपास आएंगे तो हमारा शरीर उनसे अपने आप लड़ सकेगा। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पहले वैक्सीनेशन किया जाता है, तो वैक्सीनेशन का अर्थ यही होता है कि हमारे उन बच्चों के शरीर में उस रोग से लड़ने की क्षमता का विकास हो जाए। तो हल्का से बुखार तब भी होता है, अगर आप कभी मम्मी से पूछेंगे, जब आप छोटे थे और आपको अगर टीका लगा तो हल्का बुखार होता है, इसमें भी हल्का बुखार, सिर का भारीपन, सिर दर्द हो सकता है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आमतौर पर कोविड-19 टीके की दूसरी डोज लेने के 2 सप्ताह बाद, यानी कि 15 दिन बाद तक एंटीबॉडी विकसित हो जाती हैं। उसके बाद देखिए बेटा, सवाल नंबर 3 है, टीका लेने के लिए पंजीकरण कराने के वास्ते पात्र लाभार्थी को कौन से दस्तावेज देने होंगे? तो बेटा, कौन से दस्तावेज हैं जो दे सकता है कोई भी? तो देखिए, पंजीकरण के लिए जो दस्तावेज चाहिए वो चाहिए आपके, या तो आप लाभार्थी निम्नलिखित फोटो आईडी वाला कोई भी एक दस्तावेज जमा करा सकता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, रोजगार कार्ड, पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, या मनरेगा। मनरेगा क्या होता है? मनरेगा वो कार्ड है बेटा जो गांव में किसानों के लिए या गांव में एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए कुछ कार्ड इशू किए जाते हैं, जो पंचायत आदि के या के द्वारा वहाँ पर वो कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन कार्ड्स को ले जाकर भी आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सांसदों और विधायकों के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र भी इसमें मान्य है। बैंक, डाकघर की जारी की गई पासबुक, अगर आपका बैंक में या डाकघर में कोई खाता है तो आप उस खाते की पासबुक ले जाकर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा जारी किए गए आईडी, जो आपके फ़ोटो पहचान पत्र होने चाहिए, जिसमें आपकी फ़ोटो दिखे, वो भी आप ले जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण कराए टीका ले सकता है? तो नहीं, कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण कराए टीका नहीं ले सकता, क्योंकि आपको कैसे पहचानेंगे फिर वो? आपको पहचानने के लिए, और हमारे पूरे देश में सभी लोगों का अगर हम पंजीकरण नहीं करेंगे तो सुचारू रूप से कैसे पहचान पाएंगे कि किस दिन, कहाँ, किस समय टीका लगाया जाए, किसे लगाया जाएगा? और उस पंजीकरण के बाद ही जब आपका फ़ोन नंबर, आपका रजिस्टर्ड नंबर उनके पास होगा, तो आपके पास पंजीकरण कराने के लिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसी मोबाइल पर आएगी कि किस दिन, कहाँ, किस समय आपको पहुंचना है और आपको टीका लगेगा।
इसके बाद देखिए, टीका लगने से पहले यदि कोई व्यक्ति पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो क्या उसे स्थिति में उसे टीका लगाया जा सकता है? नहीं। अगर वो पहचान पत्र नहीं देगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वह व्यक्ति है या नहीं है? तो आप वह लाभार्थी है या नहीं जिसने पहले से अपना पंजीकरण करा रखा है, ये आपके पहचान पत्र से ही पता चलेगा। तो आप जब भी टीकाकरण का आपका नंबर आए, आपका पंजीकरण का, आपको कोई भी जो आपके पास पहचान पत्र है जो आपने उस समय दिया था, या आपके पास पंजीकरण संख्या है, वो सब आपको साथ लेकर जानी है, ताकि वो जो वहाँ पर जो सेंटर पर आपकी जो पहचान है उसको सुनिश्चित कर आपको उसका लाभ दिया जा सके, आपको वह टीका वैक्सीन दिया जा सके। लाभार्थी को टीकाकरण के दिन की जानकारी कैसे मिलेगी? तो जैसे अभी हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा कि लाभार्थी को टीकाकरण की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा, जिसमें आपके एसएमएस में आपको लिख के बताया जाएगा कि टीकाकरण किस दिन है, किस समय है, किस स्थान पर, यानी कि किस सेंटर में है, आपको कितने बजे वहाँ पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एसएमएस के द्वारा बताई जाएंगी। टीकाकरण पूरा होने के बाद भी क्या लाभार्थी को उसके टीकाकरण संबंधित ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी? जी हाँ, आपका टीकाकरण होने के बाद भी आपके पास उसकी जानकारी भी आएगी, आपको एक QR कोड वाला नंबर भी दिया जाएगा। इसके चक्र के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि लाभार्थी को उस मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर पर टीकाकरण पूरा होने के बाद एक QR कोड आधारित एक सर्टिफिकेट भी, प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा, जिससे कि आप बता सकते हैं किसी को भी कि मैंने कोविड वैक्सीनेशन करवा लिया है। तो ये QR कोड से आपको एक, जैसे स्कूल में आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, ऐसे यहाँ पे एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद है बेटा, कोई व्यक्ति का कोविड का टीका कहाँ लगवा सकता है, कहाँ जाकर लगवा सकता है? सरकार द्वारा निर्धारित टीकाकरण केंद्र पर ही कोविड का टीका लगाया जाएगा, लेकिन पंजीकरण के बाद, क्योंकि आपको पता है कि सबकी प्रायोरिटी डिसाइड की गई है। अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रहा है, डॉक्टर्स को, फिर सफाई कर्मचारियों को, इसके बाद 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगेगा, फिर धीरे धीरे सभी को टीकाकरण किया जाएगा। हमारी सरकार सभी के लिए सोच रही है, सभी के लिए, सभी को बेटा हक है इस चीज़ का कि सबके स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन इस सब में हमें योगदान देना है कि हम सब कोविड के संदर्भ में जो उचित हमारा व्यवहार होना चाहिए उसे हमें फॉलो करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, मास्क पहन के रखना है, बिना बात घर से बाहर नहीं जाना है, जितना हो सके अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोते रहें, 6 फीट या 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। इन चीज़ों के पालन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जब तक टीकाकरण नहीं होता या टीकाकरण होने के बाद भी हमें ये सब जो कोविड संबंधी व्यवहार है उसका पालन करना है। कोविड के टीके को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, रखने और लगवाने की क्या व्यवस्था की गई है? तो ये व्यवस्था बेटा, इस पूरी प्रक्रिया के लिए कोल्ड चेन का पालन किया जाएगा, और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कि आपका वैक्सीन कब, कहाँ, कैसे, कहाँ पर रखा गया है, कहाँ से आ रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन साझा की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कैंसर, मधुमेह यानी कि कैंसर, डायबिटीज़, मधुमेह होता है डायबिटीज़, शुगर जिसको बोलते हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के लिए दवा ले रहा है, तो क्या वह कोविड का टीका लगवा सकता है? बिल्कुल लगवा सकता है बेटा। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द टीका लगवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें ऐसी एक या उससे अधिक बीमारियों वाले व्यक्ति को कोविड का सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। ऐसे में उसे कोविड का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। क्या स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को भी टीका लगाया जाएगा? तो बेटा, अभी शुरुआती स्तर पर टीके सीमित हैं, और उनकी आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए पहले प्राथमिकता किसको दी जा रही है? पहली प्राथमिकता अग्रिम पंक्ति के लोग, जैसे सफाई कर्मी, डॉक्टर और सभी स्वास्थ्य विभाग के लोग, पुलिसकर्मी, इन सबको पहले दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सब ज़रूरतमंदों को टीका उपलब्ध करवाया जाएगा।
क्या सबको एक साथ कोविड का टीका लगाया जाएगा? भारत सरकार ने टीके की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बेटा सबको एक साथ नहीं लग सकता, वैक्सीन अभी डेवलप हुई है, तो इसीलिए प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने जो कोविड-19 पेंडेमिक आया है उसमें किस तरह से गवर्नमेंट ने उसको, हम सब ने उसको तो फेस किया, साथ में गवर्नमेंट किस तरह से, कैसे, कौन सी पॉलिसीज़ को यूज़ करके किस तरह से सबको, सबके वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, क्या प्लानिंग है, क्या एग्जीक्यूशन है, किस तरह से उसके लिए सब सोचा जा रहा है और किस तरह से उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। तो सबसे पहले समूह पहचाने उसके प्राथमिकता के अनुसार। यह वे समूह हैं जो संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है, जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं वहाँ, क्योंकि वो जाते ही ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं जिनको कोविड है, तो उनको संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है, इसलिए इन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। और प्राथमिकता वाले इन समूहों में सब पहले नंबर पर स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के तैनात कार्यकर्ता, दूसरे नंबर पर 50 वर्ष से ऊपर उम्र वाले लोग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र वाले लोगों को शामिल किया गया है। फिर है, क्या कोविड का टीका लेना अनिवार्य है? नहीं, कोविड का टीका लेना अनिवार्य नहीं, ये इच्छा अनुसार लिया जा सकता है, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। हालांकि खुद को, साथ ही अपने परिवार को, परिवार के सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों तथा सभी सहकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए सभी को टीका लगवाने की सलाह दी जाती है। उसके बाद बेटा, टीका कितना प्रभावी और सुरक्षित है? जो हम सब डर रहे हैं कि टीका लगवाएं या ना लगवाएं, तो कोविड का टीका लगवाने की तैयारी देश के नियमों और उन संस्थाओं के द्वारा किया गया और उनकी मंजूरी के बाद ही इसे लगाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, ये 100% सुरक्षित है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोविड का टीका पहले से कोविड संक्रमित या संक्रमण की संभावना वाले रोगियों को दिया जा सकता है? तो बेटा, जिनको पहले से ही संक्रमण है, ऐसे व्यक्ति का टीकाकरण करने पर जो जगह पर वो टीकाकरण करवाने आएगा वहाँ के लोगों को भी संक्रमण होने का खतरा हो जाता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को संक्रमण के लक्षण पाए जाने के 14 दिन बाद ही टीका लगवाना चाहिए। अगर आपको पहले से सिम्टम लग रहे हैं कि आपको कोविड हो गया या होने वाला है, तो ऐसे लोगों को टीकाकरण केंद्र पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ से उनका जो संक्रमण है आगे फैल सकता है। तो ऐसे लोगों को 14 दिन बाद, जब संक्रमण के लक्षण ख़त्म हो जाए, तब टीका लगवाना चाहिए। क्या कोविड से स्वस्थ हो चुके व्यक्ति को भी टीका लगवाना ज़रूरी है? जिनको कोविड हो गया तो क्या उन्हें टीका लगवाना चाहिए? हाँ, ऐसी सलाह दी जाती है कि उन्हें भी संक्रमण ठीक होने के बाद भी टीका लगवाना चाहिए, ताकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत हो जाए, वो और भी ज़्यादा विकसित हो जाए। कोविड के कई तरह के टीके उपलब्ध होने के बीच एक या दो टीकों को ही क्यों चुना गया? जब बहुत सारे टीके बेटा उपलब्ध तो थे, बहुत सारी वैक्सीन बनी, लेकिन देखा गया कौन सा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इन दवाओं की सुरक्षा को और प्रभाव को आंकलन करके कई दौर के क्लिनिकल परीक्षणों के नतीजे की जांच के बाद देश की औषध नियामक ने इन्हें लाइसेंस दिया। हालांकि ये सुनिश्चित किया गया जाना चाहिए कि टीकाकरण में पूरे चक्र के दौरान कोविड के एक ही तरह के टीके का इस्तेमाल किया जाए। क्या देश के पास कोविड के टीकों का 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भंडारण करने और एक जगह से दूसरी जगह ले पहुंचाने की क्षमता है? तो जब ऐसा पूछा गया तो जवाब मिला, भारत 2 करोड़ 60 लाख नवजात शिशुओं और 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पहले से ही चला रहा है। तो हमारे पास इसकी पूरी क्षमता है। हम इसे, और आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कोल्ड चेन तैयार भी कर दी गई है, एयरपोर्ट पे भी, स्टेशंस पे भी, सब, और रोडवेज से भी किसी भी तरह से इसे सुरक्षित पहुंचाने का पूरा प्रबंध कर दिया गया है और पूरे भारत में ये वैक्सीन पहुंचाई भी जा रही है पूरी सुरक्षा के साथ। तो अब देखिए बेटा, भारत में जो वैक्सीन आएगी वह दूसरे देश जितनी असरदार होगी, हाँ, भारत में आने वाली वैक्सीन दूसरे देश के जितने ही असरदार होगी। और बाहर के देश भी बेटा हमसे मांग रहे हैं
ऑर्डर्स दिए उन्होंने, ब्राज़ील ने उसके लिए थैंक यू किया है हमारे देश को। और सभी लोग हमारी वैक्सीन पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। 68% जो लोग हैं वर्ल्ड के, वो भारत की वैक्सीन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भारत की वैक्सीन बिल्कुल ठीक है। और आज 1 हफ़्ता हो चुका है, 16 तारीख से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और बहुत ही सफलता के साथ पूरा किया जा रहा है। यह कैसे पता चलेगा कि मुझे टीका लगवाना चाहिए? शुरुआती चरणों में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति वाले कार्यकर्ताओं को यह टीका लगाया जाएगा। उसके बाद टीके की उपलब्धता के आधार पर 50 वर्ष से ऊपर के लोगों तथा 50 वर्ष से कम जिनको कोई और बीमारी है, उन लोगों को कोई और गंभीर बीमारी होने पर, अगर वो 50 वर्ष से कम उम्र का भी है तब भी उसे टीका लगाया जाएगा। लाभार्थी को टीका जिस जगह, किस समय, किस दिन लगाया जाएगा, इसकी जानकारी उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। लाभार्थियों के पंजीकरण और टीकाकरण में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए व्यवस्था की गई है। अब है क्या लाभार्थी जिसको टीका लगना है कि पंजीकरण कराते समय अपना फोटो पहचान पत्र देना ज़रूरी होगा? तो बेटा, जैसे हमने पहले शुरुआत में ही बात की कि लाभार्थी को पंजीकरण कराते समय अपना फोटो पहचान पत्र देना ज़रूरी होगा, ताकि टीकाकरण के समय उसका सत्यापन यानी कि उसे पहचाना जा सके, उसे वेरीफाई किया जा सके कि ये वही व्यक्ति है या नहीं है जिनका पंजीकरण हुआ था। और सभी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सही से मेंटेन करने के लिए आपको अपना पहचान पत्र ले जाना ज़रूरी है। टीकाकरण स्थल पर लोगों के लिए किस तरह की सावधानी बरतना ज़रूरी है? तो टीकाकरण स्थल पर आपको वही कोविड संबंधी जो व्यवहार है, कोविड संबंधी व्यवहार का ध्यान रखते हुए टीका लगवाने के लिए आने वाले लोगों को टीकाकरण स्थल पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना है। टीका लगवाने के बाद किसी तरह की परेशानी महसूस होने पर समीप के स्वास्थ्य अधिकारी या एएनएम और आशा कर्मियों को इसकी जानकारी दी जा सकती है। टीका स्थल पर आप सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। तो बेटा, आपको पता ही है कि आपको अपना जो सामाजिक दूरी है उसको बना के रखना है। 6 फीट या 2 गज की दूरी को बनाए रखें, हमेशा मास्क पहने, हाथों की सफाई के लिए समय समय पर हाथ साबुन व पानी से धोएं, और जहां साबुन व पानी उपलब्ध ना हो वहां अपने पास हमेशा एक सैनिटाइज़र छोटा रखें और सुरक्षित रहें। यह जानकारी सभी तक पहुंचाएं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी को मिलकर कोविड-19 को हराना है और इसमें हम सबको अपना योगदान देना है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड एंड क्रिएट अवेयरनेस। आप सभी से समझेंगे और इस जागरूकता अभियान को आगे तक पहुंचाएंगे। सो कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, हैव अ नाइस डे एंड बी इन टच। बेटा, इसी चैनल के माध्यम से ही मैं आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है या आपकी क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर सकती हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। पर्सनल नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया होगा और आप उसे समय पर देखकर उस पर काम कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।